नमस्कार, मैं जीआरएस न्यूज के लिए गिरीश सिकरवार। आज के इस ब्लॉग में मैं बात करने वाला हूं प्रधानमंत्री के नामांकन की, उनके भव्य रोड शो की और उनके प्रस्तावकों की। हालांकि इस ब्लॉग के बनाने का उद्देश्य ये नहीं था, क्योंकि हर चुनाव में हर उम्मीदवार के प्रस्तावक होते हैं, नामांकन किया जाता है, जुलूस निकलता है, रोड शो होता है। लेकिन यहाँ इसलिए यह ज़रूरी हो जाता है कि नरेंद्र मोदी 10 साल से देश के प्रधानमंत्री हैं और वो हिंदुत्व को, यानी कि प्रखर हिंदुत्व को धार देने वाले प्रधानमंत्री माने जाते हैं। वे जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे उस समय भी उन्हें कट्टर हिंदुत्व का प्रतीक माना जाता था। इस बात को लेकर कई बार तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी भी उनके मत से सहमत नहीं थे। खैर, आज के ब्लॉग में पुराना इतिहास बताने का मेरा कोई उद्देश्य नहीं है, लेकिन नामांकन की बात इसलिए मैं करूँगा कि पश्चिम वाराणसी से प्रधानमंत्री को लेकर कोई चुनौती नहीं है। कोई आवश्यकता नहीं थी इस बात की कि उनके नामांकन को एक इवेंट की तरह लिया जाए, क्योंकि वो बतौर सांसद भी कई बार वाराणसी में आ चुके हैं। लेकिन संभवतः ये पहली बार रहा होगा कि उनके नामांकन के दौरान न सिर्फ यहाँ धरना प्रदर्शन जारी रहा, बल्कि उन उम्मीदवारों ने भी निर्वाचन आयोग से गुहार लगाई कि उनको प्रशासन ने नामांकन पत्र नहीं दिए। निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री वाराणसी सीट जीतेंगे, इसको लेकर शायद किसी के प्रति कोई शक शुबा नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो एक मजबूत और बड़े बहुमत के प्रधानमंत्री रहे। लेकिन जिस तरह से छन छन कर ये शिकायतें आ रही हैं कि योजना के तहत निर्दलीय उम्मीदवारों को नामांकन पत्र नहीं दिए गए, वो ये साबित करता है कि निश्चित तौर पर कोई न कोई खेल वाराणसी जिला प्रशासन कर रहा है। आखिर निर्दलीय प्रत्याशी हो जाते तो वाराणसी में कौन सी ज़्यादा गाज गिर जाती है। और दूसरा, जब उनका जीतना तय था तो इतने खर्चीले इवेंट करने की आखिर क्या आवश्यकता थी? क्या प्रधानमंत्री को कोई डर है, या वो एक बड़ा कार्यक्रम करके विपक्षियों पर, खासकर इंडिया गठबंधन पर मनोवैज्ञानिक दबाव डालना चाहते हैं? बीएचयू के एक प्रोफेसर का आमरण अनशन भी इस दौरान चर्चा का कारण रहा। इस हालांकि उनकी शुद्ध न तो जिला प्रशासन ने उनसे बात करने की कोशिश की और न ही निर्वाचन आयोग ने ही कुछ निर्दलीय उम्मीदवारों को लेकर कोई जवाब ही दिया कि आखिर प्रशासन ने उनको नामांकन पत्र क्यों नहीं भेजे। अब मीडिया के माध्यम से ये जानकारी सार्वजनिक की जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने, जो कि प्रखर हिंदुत्व के पुरोधा माने जाते हैं और खुद का तन मन हिंदुत्व के लिए समर्पण करने की बात बताते हैं,
जाति जनगणना को जो एक पाप बताते हैं, मीडिया में इस बात का प्रचार किया गया कि अपने प्रस्तावकों के माध्यम से मोदी ने वाराणसी के जाति फैक्टर को साधने का प्रयास किया है। उनके 4 सेट में उन्होंने नामांकन दाखिल किया, जिसमें कि उनके एक प्रस्तावक ब्राह्मण हैं, 2 पिछड़े वर्ग के हैं और एक दलित समुदाय से संबंधित हैं। यहाँ ये प्रश्न उठता है कि जब प्रधानमंत्री के राजनीति में सिर्फ एक ही जात है, गरीब, तो आखिर उन्हें ये बताने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है मीडिया के माध्यम से कि उन्होंने किसको प्रस्तावक बनाया है? क्या उन्हें वास्तव में वाराणसी में जाति समीकरणों के कारण डर लग रहा है, या इंडिया गठबंधन ने जाति जनगणना की जो बात कही कहीं वो मुद्दा न बन जाए, इसलिए मीडिया के माध्यम से ये दर्शाने का प्रयास किया गया कि भारतीय जनता पार्टी दलित, पिछड़े और सवर्ण जात को साथ लेकर चलने वाली पार्टी है। आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ी? क्या वो उन्हें, खासकर प्रधानमंत्री को, हिंदुत्व पर भरोसा नहीं रहा जैसा कि मतदाताओं को नहीं रहा? क्योंकि एक आंकड़े के मुताबिक ये बताया गया था कि हिंदुत्व को लेकर सिर्फ 2% मतदाता ही प्रभावित होते हैं और वो हिंदुत्व को देखकर वोट देते हैं। सबसे ज़्यादा बेरोजगारी और महंगाई को लेकर करीब 50% मतदाता मत देते हैं। खैर, लेकिन जिस प्रकार से मीडिया के माध्यम से ये बताने का प्रयास किया गया और गाहे बगाहे खुद ही भी प्रधानमंत्री खुद को पिछड़े वर्ग, अति पिछड़े वर्ग का बताते रहते हैं, तो उससे ये महसूस हो रहा है कि वो योजना के तहत सिर्फ हिंदुत्व का कार्ड खेलते हैं, लोगों को धर्म और राष्ट्रवाद के सहारे एकजुट करते हैं, लेकिन जब चुनाव लड़ने की बारी होती है उस समय हिंदू, मुस्लिम और विभाजित करके जो वहाँ के जाति फैक्टर जिस तरह के होंगे उसे साधने का जातियों के जरिए प्रयास करते हैं। राजभर और जो चौहान की एंट्री हुई है वो भी वो राजभर जो कि भाजपा के चलते मंत्रिमंडल में छोड़कर गए थे और किस प्रकार उन्होंने भारतीय जनता पार्टी, खासकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लिए भरा बला कहा था, लेकिन अगर मोदी है तो मुमकिन है। अगर यही बातें उनके संबंध में भी कहीं होती तो मोदी संभवतः उन्हें माफ़ कर देते, क्योंकि वो सत्ता दिलाने वाले व्यक्ति हो सकते हैं, वे लोकसभा में 1-2 सीटें जिताऊ हो सकते हैं। अगर कोई भी व्यक्ति, चाहे वो कितना ही महिलाओं पर अत्याचार करने वाला रहा हो या कोई भी समाज विरोधी कार्य करने वाला रहा हो, ये दिखा दिया है वर्तमान लोकसभा चुनाव के वितरण में भाजपा ने कि उसे न रमन्ना से परहेज है और न ब्रजभूषण शरण सिंह के परिवार से कोई परहेज है, और न ही वो समाज विरोधी उन तत्वों से जिन्हें कि समाज के निगाह में खराब माना जाता है, उन्हें भी, उनको भी लेकर उनके मन में कोई मंतक नहीं है। और भ्रष्टाचार की बात तो प्रधानमंत्री के मुंह से अब शोभा नहीं देती।
क्योंकि उनके खुद ही घोषित भ्रष्टाचारी आज उनके दल में बैठे हुए भारतीय जनता पार्टी की राजनीति कर रहे हैं, उनके साथ गठबंधन में शामिल हो गए हैं और वो नए सत्ता की सीढ़ी के रूप में प्रधानमंत्री के काम आते रहते हैं। खैर, एक तरह से ये दर्शा दिया प्रधानमंत्री ने कि वो भले ही हिंदू राष्ट्रवाद की बात करते हों, लेकिन चुनाव जीतने के लिए उन्हें उसी प्रकार का छल दल करना है जो कि किसी तरह उन्हें चुनाव जिता सके या उन्हें सत्ता में भागीदार बना सके। चाहे उसने पहले भले ही भारतीय जनता पार्टी या उनके नेताओं को जी भर के गालियां दी हों, कोसा हो, लेकिन अगर वो सत्ता के सीढ़ी को चढ़ाने में अगर सहयोगी हो सकता है तो प्रधानमंत्री को न तो जात का उल्लेख करने में कोई तकलीफ है और न ही उस जात का प्रचार करने के में ही कोई तकलीफ है। भले ही वो खुद को पिछड़ा वर्ग का या गरीब एक जात बताते हों, लेकिन चुनाव जीतने के लिए किस प्रकार उन्होंने हिंदू में भी विभाजन करके विभिन्न जातियों का उल्लेख कर ये बताने का प्रयास किया कि वो उनका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ चुनाव जीतना है और किसी भी तरह सत्ता में बने रहना है। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।